देखिए, यूटिलिटी थ्योरी को समझने से पहले हमको थोड़ा सा इस बारे में जानने की ज़रूरत है कि यूटिलिटी थ्योरी की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। ठीक है, तो ये जो आपका यूटिलिटी थ्योरी है, ये आपके लाइफ से रिलेटेड है। लाइफ में यदि हमको कोई भी डिसीजन लेना है, तो डिसीजन लेने से पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उस डिसीजन को लेने से हमको कितना फ़ायदा हो सकता है या कितना नुकसान हो सकता है, ये हम देखते हैं। ठीक है, ऐसा हम सोचते हैं। यदि हम नहीं सोचते हैं तो हमको ऐसा सोचना चाहिए, तभी हम एक प्रॉफिट की तरफ मूव कर सकते हैं। समझ में आ रहा है तरुण? यस सर। हाँ, थोड़ा सा मैसेज करके बाकी लोगों को भी ज्वाइन होने के लिए बोलिए। ओके सर। ठीक है, तो देखिए, हम हमारा डिस्कशन यहाँ पे इस बात के लिए चल रहा है कि जो हमको यूटिलिटी थ्योरी यदि हम यूज़ कर रहे हैं तो उसका मेन मोटिव क्या है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यूटिलिटी थ्योरी जो है मेनली यूज़ होता है डिसीजन लेने के लिए, तो डिसीजन को एक पावरफुल डिसीजन के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। क्योंकि यदि हम एक नॉर्मल डिसीजन ले रहे हैं जिसका कोई बेनिफिट नहीं है, तो वो हमारे लाइफ में उतना खास इंपॉर्टेंस नहीं रखेगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, सुनाई दे रहा है तरुण? यस सर। यस। हाँ, तो देखिए, हाँ, जो लोग लेट से आए हैं उनके लिए मैं बता दूं, आज हम लोग पढ़ रहे हैं यूटिलिटी थ्योरी, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यूटिलिटी थ्योरी को समझने के लिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझने की ज़रूरत है। यूटिलिटी थ्योरी जो है, लाइफ के जो भी हम डिसीजन लेते हैं, उस डिसीजन को हम कितना पावरफुल बना सकें, कितना इफ़ेक्टिव बना सकें, उस चीज़ से रिलेटेड एक थ्योरी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं। सुनाई दे रहा है सभी को? हेलो? यस सर। पी आकांक्षा, सुनाई दे रहा है? हेलो? हाँ, तो देखिए, जो हमारा यूटिलिटी थ्योरी है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में बताने के लिए कैसे शुरू किया कि मान लीजिए हमारे पास 100 रुपये हैं, तो हमारे पास कई सारे ऑप्शन हैं कि वो जो 100 रुपये है हमारे पास, उस 100 रुपये को हम कहाँ कहाँ रख सकते हैं। ठीक है, देखिए, पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन ये है कि उस 100 रुपये को हम अपने कहाँ पे रख सकते हैं? घर में रख सकते हैं। रख सकते हैं? यस सर। हाँ, ठीक है, थोड़ा सा यस और नो जो भी है उनको थोड़ा बताइए। ठीक है, हाँ, तो देखिए, जैसे 100 रुपये है, उस 100 रुपये को यदि हम अपने घर पे रखेंगे, तो बताओ, क्या वो 100 रुपये घर में रखे रखे ग्रो करेगा या बढ़ेगा क्या? नो सर। हाँ, नहीं बढ़ेगा, है ना? तो क्या होगा, जो 100 रुपये का जो वैल्यू है ना, 100 रुपये का वैल्यू घर में 100 ही रुपये रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा, उस 100 रुपये के लिए हमारे पास जो रिस्क फैक्टर है ना, रिस्क फैक्टर है, वो कम रहेगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? यस सर। हाँ, लेकिन हमारा एक्सपेक्टेशन ऐसा है क्या कि वो 100 रुपये हमेशा 100 रुपये रहे? ऐसा हमारा एक्सपेक्टेशन रहता है क्या? नो सर। हाँ, हम चाहते हैं कि वो जो 100 रुपये है, वो कम से कम थोड़ा बहुत बढ़े, है ना? ऐसा हम चाहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास हम अब आते हैं सेकेंड ऑप्शन पे। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, उस 100 रुपये को यदि हम बैंक में जाके जमा करेंगे, है ना, उस 100 रुपये को हम बैंक में जाके जमा करेंगे, तो क्या होता है, बैंक में आपको ईयरली कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है बैंक में। यस सर। हाँ, तो जो वो 100 रुपये है, मान लीजिए उस पर कुछ इंटरेस्ट मिला, तो वो 100 रुपये 101 रुपये तक हो सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी है इसकी पॉसिबिलिटी। यस सर। हाँ, यस सर। लेकिन जो 100 रुपये को हम ग्रो करके 101 बना रहे हैं, क्या उस उतने में भी हमको सेटिस्फेक्शन रहेगा क्या, कि मतलब ये 100 रुपये 101 रुपये हो गया, क्या हमारे लिए ये एक सेटिस्फेक्शन का लेवल है? नो सर। हाँ, तो हम क्या कोशिश करेंगे, हम ये कोशिश करेंगे कि वो जो 100 रुपये है वो और ज़्यादा ग्रो करे, वो और ज़्यादा बढ़े,
है ना, और ज़्यादा बढ़े, ये हमारा कोशिश रहता है, हम हमेशा इसी के लिए सोचते हैं और इसी के हिसाब से हम क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो मनी को ग्रो करने के लिए हम उस 100 रुपये से क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ हम क्या कर सकते हैं, शेयर्स खरीद सकते हैं, जिसको बोलते हैं स्टॉक खरीदना, जिसको बोलते हैं स्टॉक खरीदना। समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। हाँ, तो देखिए यदि हम स्टॉक खरीद रहे हैं, है ना, स्टॉक खरीद रहे हैं, मान लीजिए उस 100 रुपये को हमने शेयर मार्केट में लगाया है, तो वहाँ पर हमारे पास जब हम उस 100 रुपये को शेयर मार्केट में लगाएंगे, दो तरीके के पॉसिबिलिटी हैं, है ना, दो तरीके का पॉसिबिलिटी है। मान लीजिए आपने कोई एक शेयर खरीदा है ना, और वो शेयर मान लीजिए टाटा स्टील का है या किसी भी टाटा स्टील कंपनी का है ना, तो ये हो सकता है कि वो जो 100 रुपये जो है वो ग्रो करते 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 अप ग्रो करते रहे, है ना, अप ग्रो करते रहे, और वो 100 रुपये जो है ग्रो करते करते 140 तक पहुंच सकता है, पहुंच सकता है कि नहीं पहुंच सकता है? यस सर। हाँ, यस सर। हाँ पहुंच सकता है। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी हो गई, है ना। अब ये तो इसलिए हुआ क्योंकि शेयर का प्राइस जो है लगातार बढ़ता रहा। इन द केस यदि वो जो 100 रुपये का हमने शेयर खरीदा है ना, यदि उसका प्राइस जो है मान लीजिए एक समय पे हो सकता है 4 रुपये बढ़ा, है ना, तो हो सकता है वो 100 से बढ़ के 104 पे पहुंच गया, पहुंच गया। यस सर। हाँ, तो हो सकता है कि उस 104 तक पहुंचने के बाद यदि वो लगातार ग्रो कर रहा है, ग्रो करते जा रहा है, तो वो 140 तक पहुंच सकता है, या उस जो भी एक मैक्सिमम वैल्यू है वो वहां तक पहुंच सकता है। इन द केस, इन द केस जब आपका 100 रुपये का शेयर 104 तक पहुंचने के बाद मान लीजिए क्या हो गया, डाउन होना चालू हो गया, शेयर की वैल्यू कम होती गई, है ना, शेयर का जो है डिमांड कम होते गया, तो क्या होगा, वो जो 104 से जब वो डाउन होना शुरू होगा, है ना, 104 से जब वो डाउन होना शुरू होगा, तो इस बात का जो है कोई गारंटी नहीं है कि 104 से डाउन होने के बाद वो कहाँ पे खत्म हो, है ना, वो 100 से भी नीचे चला जाएगा, जा सकता है। यस सर, जा हाँ, सकता हाँ जा सकता है। तो है। देखिए ये पहला अभी तक हम तीन तीन के कंडीशंस पे चर्चा कर चुके हैं। पहला, जब हमने 100 रुपये को घर में रखा था तो वो क्या हो रहा था, ग्रो बिल्कुल नहीं हो रहा था, है ना, वो क्या हो रहा था, ग्रो बिल्कुल नहीं हो रहा था, ना उसमें अप हो रहा था ना उसमें डाउन हो रहा था। ठीक है, जब उसी 100 रुपये को हमने बैंक में रखा तो वो थोड़ा सा अप हुआ, लेकिन उतना अप नहीं हुआ जितना हमारा क्या था, एक्सपेक्टेशन था, है ना, जितना क्या था हमारा एक्सपेक्टेशन था। ठीक है, तो इसलिए क्या किया, इसलिए हमने उसका एक शेयर खरीद लिया, टाटा स्टील या कोई कंपनी का शेयर खरीद लिया, है ना, किस्मत अच्छा रहा, शेयर अब मान लीजिए अच्छा आगे बढ़ गया तो वो 140 तक पहुंच गया, है ना, और हो सकता है कि यदि वो डाउन हो गया तो वो 100 से नीचे, 100 से भी नीचे चला गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, है ना, इसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन है ना, कि यदि हम टाटा स्टील का जो शेयर, जो स्टॉक हमने खरीदा था, यदि हम उसे सेटिस्फाइड नहीं थे और हमने जो है उसको 104 तक आने के बाद ही बेच दिया था, मान लो, आ रहा है समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। हाँ, ठीक है, जो 100 रुपये था जो बढ़ के 104 हो चुका था, उसी को यदि हमको लगा कि हमको जो है इससे और ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो हम क्या किए, हम कोई और दूसरा शेयर खरीद लिए, है ना, बजाज कंपनी का मान लो हमने शेयर खरीद लिया, है ना। अब यहाँ पर भी दो पॉसिबिलिटी है कि वो जो बजाज कंपनी का हमने शेयर खरीदा है वो आगे बढ़ेगा कि डाउन जाएगा, यानी कि अप होगा या डाउन हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके की पॉसिबिलिटी है, यानी कि हमारे पास जो हमारा एक्सपेक्टेशन है ना, जो हमारा एक्सपेक्टेशन है वो क्या होगा, बार बार बदल सकता है। हमारा एक्सपेक्टेशन यहाँ पर हमेशा एक जैसा रहेगा क्या, नहीं रहेगा ना, एक्सपेक्टेशन हमारा क्या होगा, बार बार बदलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे मशीन लर्निंग में उस एक्सपेक्टेशन को हम क्या करते हैं, एक वैल्यू लिखते हैं एक्सपेक्टेशन के लिए, जिसको बोला जाता है एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कोई इनिशियल वैल्यू के बेसिस पे हम ये एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं कि हाँ ये यहाँ तक मैक्सिमाइज होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। ठीक है, आ रहा है सभी को समझ में? हेलो? यस सर। हाँ,
तो जो हमने एक्सपेक्टेशन किया है उस 100 रुपए से कि वो 100 रुपए कहाँ तक पहुँच सकता है, तो उस चीज़ को भी यानी कि उस पूरे प्रोसेस को हमको क्या करना होगा, ऑप्टिमाइज करना होगा। हमको एक प्रॉपर डिसीजन लेने के लिए एक पूरा स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा, तब जाके जो है हम प्रॉपर हमारे डिसीजन का क्या होगा, हमको प्रॉपर बेनिफिट मिलेगा। आ रहा है सभी को समझ में? यस सर। हाँ, देखिए, तो क्या होगा, यहाँ पर भी आपके पास दो ऑप्शन हैं। पहला पहला ऑप्शन जिसको हम बोलते हैं रिस्क न्यूट्रल, है ना। पहला ऑप्शन जो बोला होता है उसको बोला जाता है रिस्क न्यूट्रल। रिस्क न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि यदि हम जो हमारे पास जो भी वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू है या कोई मनी है, यदि हम उसको ग्रो करना चाहते हैं, है ना, ग्रो करना चाहते हैं, तो या तो हमको इस तरीके से सोचना है कि कोई भी रिस्क रहे हम लेने को तैयार रहेंगे, है ना। जब जब एक ह्यूमन ऐसा सोचता है कि कोई भी रिस्क रहे वो लेने को तैयार रहेगा, तो उसको बोला जाता है रिस्क न्यूट्रल, है ना। तो उसको क्या बोला जाता है, रिस्क न्यूट्रल, है ना। तो रिस्क न्यूट्रल कब यूज होगा, जब हमको हमेशा जो भी हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू है ना, जो भी हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू है, हम लगातार उसको क्या करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, है ना। लेकिन साथ ही साथ हम उसमें रिस्क लेने को तैयार हैं, है ना। उस वैल्यू को बढ़ाने के लिए या उस मनी को ग्रो करने के लिए यदि हम रिस्क लेने को तैयार हैं, तो हम क्या कहलाएंगे, हम कहलाएंगे रिस्क न्यूट्रल। आ रहा है समझ में? यस सर। हाँ, तो देखिए, ये तो पहला अप्रोच हो गया रिस्क न्यूट्रल का, ठीक है। ये जो बताया जा रहा है ये पूरा सब्जेक्ट से ही रिलेटेड है, और इस बात का डिस्कशन है कि यूटिलिटी थ्योरी की जरूरत क्यों पड़ रही है, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन क्या हो सकता है, सेकेंड ऑप्शन ये हो सकता है कि हमको अपना मनी भी ग्रो करना है या अपना इनिशियल वैल्यू को भी ग्रो करना है, लेकिन हमको रिस्क नहीं लेना है ना। पहला क्या हो रहा था कि हम अपने मनी को या वैल्यू को ग्रो कर रहे थे, है ना, लेकिन हम वहां पर रिस्क ले रहे थे। सेकेंड ऑप्शन ये हो सकता है कि हमको जो है मनी को ग्रो तो करना है, लेकिन हमको कम से कम रिस्क लेना है, या फिर हमको ज्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं है। आ रहा है सभी को समझ में? यस सर। हाँ, तो देखिए, अब इस केस में क्या हो सकता है, ठीक है। अब इस केस को थोड़ा अच्छे से समझिए कि जैसे मान लीजिए हमने 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था, या 100 रुपए का जो शेयर खरीदा था। यदि उस 100 रुपए के शेयर में यदि हम बिना रिस्क अप्रोच के जाते हैं, है ना, बिना रिस्क अप्रोच के जाते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि यदि उस 100 रुपए का हमको 99 रुपए भी वापस मिल रहा है ना, उस 100 रुपए का हमको 99 रुपए भी वापस मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो पैसा जो है ना, पैसा जो है लूज तो हुआ है ना, लूज तो हुआ है, लेकिन ज्यादा नहीं हुआ है ना। ये कहलाता है आपका रिस्क एवर्स अप्रोच, है ना। क्योंकि ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि यदि आप रिस्क नहीं लोगे, है ना, मतलब दोनों तरीके के केसेस पॉसिबल है। हो सकता है वो आपका 100 रुपये बढ़ के 101 हो जाए, या फिर वो 100 रुपये का बढ़ के 99 हो जाए, लेकिन रिस्क एवर्स का मतलब होगा हम ज्यादा रिस्क उसमें नहीं लेंगे। आ रहा है सभी को समझ में? हेलो? यस सर। हाँ, फिर से बताना पड़ेगा क्या, बताइए। नो सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हमको यहाँ पर पूरा जो डिसीजन है वो कैलकुलेटेड डिसीजन लेना है। तो कैलकुलेटेड डिसीजन लेने का मतलब होता है कि हमको अपना डिसीजन का क्या करना पड़ेगा, मॉडल बनाना पड़ेगा एक डिसीजन का। तो उसको बोला जाता है मॉडलिंग द डिसीजन, उसको बोला जाता है मॉडलिंग द डिसीजन। साथ ही साथ हमको ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि हम कितना रिस्क लेंगे, हम कितना रिस्क लेंगे जिससे हमारा नुकसान ना हो, है ना, जिससे हमारा नुकसान ना हो, ठीक है। यहाँ पर का रिस्क का अकाउंट कहने का मतलब ये है कि रिस्क का भी एक क्या आएगा, वैल्यू आएगा, है ना। रिस्क का भी क्या आएगा, एक वैल्यू आएगा। तो कुल मिलाकर एक डिसीजन का मॉडलिंग करने के लिए और रिस्क कितना हो सके उसका पूरा अकाउंटिंग तैयार करने के लिए हम यूज करते हैं यूटिलिटी थ्योरी। और उसी यूटिलिटी थ्योरी से जुड़ा हुआ एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है यूटिलिटी फंक्शन।
समझ में आया रिया, तरुण? मोहित, आ रहा है समझ में? यस सर। तो देखिए अब ये जो यूटिलिटी फंक्शन है ना, इस यूटिलिटी फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल यू से। ठीक है, इस यूटिलिटी फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल यू से। ठीक है, अमन आ रहा है समझ में? यस सर। तो देखिए अब ये जो यूटिलिटी फंक्शन यूज होता है ना, जो कि यूटिलिटी थ्योरी से ही रिलेटेड है। तो ये जो यूटिलिटी फंक्शन होता है ये दो तरीके से यूज हो सकता है ना। यूटिलिटी फंक्शन जो है दो तरीके से यूज हो सकता है। पहला पहला ये यूज हो सकता है कि हमारा जो फाइनल आउटपुट या फाइनल आउटकम आ रहा है ना, वो उसके बेसिस पे हो सकता है। इसका मतलब ये है कि जो हमने 100 रुपये लगाया था, है ना, 100 रुपये लगाया था, और लास्ट में यदि वो बढ़ के 101 हो रहा है, तो मतलब एक यहाँ पर एक ये हम बोल सकते हैं कि जो हमारा इनिशियल वैल्यू से क्या हुआ है, +1 हुआ है, बोल सकते हैं। यस सर। हाँ, यस सर। ठीक है। तो ये जो पहला प्रोसेस होता है जिसमें हमने +1 बताया, इसको बोला जाता है क्वांटिफिकेशन, है ना, इसको बोला जाता है क्वांटिफिकेशन या क्वांटिफाई बोला जाता है इसको। ठीक है, तो इसमें यदि हमारा टारगेट जो है +1 रहा होगा, है ना, यदि हमारा टारगेट जो है 100 को +1 करना रहा होगा, तो हमारा जो प्रेफरेंस है ना, हमारा जो प्रेफरेंस है वो क्या हो गया, पूरा हो गया, है ना। तो हमारा जो इनिशियल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो हमको मिल जाएगा। ठीक है, अब जो यूटिलिटी फंक्शन है ना, अब जो यूटिलिटी फंक्शन है इसको जो है दूसरे तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो यूटिलिटी फंक्शन को जब हम दूसरे, किसी को कुछ पूछना है? जो हमारा यूटिलिटी फंक्शन है इसको हम दूसरे तरीके से कुछ इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो यूटिलिटी फंक्शन है वो किस पे अप्लाई हो सकता है, किसी ना किसी वैल्यू पे अप्लाई हो सकता है। वैल्यू मतलब जैसे कि कोई ह्यूमन वैल्यू है या किसी ह्यूमन की जो कंडीशन है ना। तो फर्स्ट वैल्यू जो था वो आपका क्वांटिफिकेशन से रिलेटेड है, और जो सेकेंड वैल्यू जो मैं बात कर रहा हूँ वो मनी से और किसी भी हमारा गेन से डिफरेंट है। इसका मतलब जैसे हम किसी पेशेंट के बारे में बात करें, तो यूटिलिटी ऑफ पेशेंट क्या हो सकता है? यूटिलिटी ऑफ पेशेंट कुछ इस तरीके से हो सकता है कि या तो पेशेंट जो है वो हेल्थी है ना, या फिर इल है। ठीक है, दोनों केस में जो आपका यूटिलिटी फंक्शन है ना, उसका जो वैल्यू बनेगा वो थोड़ा सा अलग अलग बनेगा। ठीक है, यदि हम हेल्थी को 1 लेते हैं तो इल 0 हो जाएगा, और यदि इल को 1 लेते हैं तो हेल्दी 0 हो जाएगा। तो ये आपका यूटिलिटी फंक्शन का दोनों तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। आ रहा है सभी को समझ में? यस सर। किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। आगे बढ़े। यस सर। हाँ, देखिए अब ये जो यूटिलिटी फंक्शन है ना, या यूटिलिटी थ्योरी है, इसका जैसे कि हम शुरुआत से आपको बताते आ रहे हैं, इसका जो इस्तेमाल हो रहा है डिसीजन मेकिंग के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो जब डिसीजन मेकिंग के लिए यदि हम कोई फंक्शन बनाएंगे तो क्या होगा, हमको कुछ न कुछ चीज़ें एज अ एक्सपेक्टेशन हमको लेना पड़ेगा, है ना। तो उसको बोला जाता है एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, जिसको हम डिनोट कर सकते हैं ई यू से, हम क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, हर बार जब भी आप यूटिलिटी फंक्शन डिज़ाइन करते हैं या फिर एक्सपेक्टेड यूटिलिटी से रिलेटेड कुछ भी हम, यदि कोई इक्वेशन दे रहे हैं या फिर कोई हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो हर जगह क्या होना चाहिए, हम जो भी यूटिलिटी फंक्शन बना रहे हैं वो क्या होना चाहिए, हमारे जो भी प्रेफरेंसेस हैं, जो हमारे एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं, है ना, उससे रिलेटेड क्या, उस पे क्या होना चाहिए, फिट होना चाहिए या फिर उससे रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अपने डिसीजन को इम्प्रूव करने के लिए हम यूटिलिटी फंक्शन के ऐसे वैल्यूज़ पे जाने के लिए ट्राई करते हैं जो कि हमारे प्रेफरेंसेस को फिट करें। कहने का मतलब ये है कि यदि
हम हमारा इनिशियल वैल्यू यहाँ या हमारा इनिशियल मनी जो है सपोज 100 है, तो हम फंक्शंस की वैल्यू इस तरीके से उसमें कैलकुलेशन करना का कोशिश करते हैं कि वो जो 100 है जितना ज़्यादा जो है ग्रो हो सके उतना अच्छा है। आ रहा है सभी को समझ में? यस सर। ठीक Yes, है। sir. अब देखिए जो यूटिलिटी थ्योरी है ना, यूटिलिटी थ्योरी जो है आपका डेली लाइफ में भी यूज होता है ना। अब इस यूटिलिटी थ्योरी में क्या होता है, अनसर्टेनिटी का भी कॉन्सेप्ट यूज होता है। ठीक है, अनसर्टेनिटी का मतलब ये होता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो हम वैल्यू यहाँ से प्रेडिक्ट कर रहे हैं हर बार हमको वही वैल्यू मिले, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आप लोगों ने लॉटरी सिस्टम सुना है? सुने हो? यस सर। हाँ, तो लॉटरी सिस्टम में क्या होता है, हर बार क्या होता है एक रैंडम नंबर निकाला जाता है जो कि विनर होता है। सुने आप लोग? Yes, sir. है ना। तो क्या होता है, इसमें जरूरी नहीं है कि हर बार एक ही यूजर या फिर एक ही पर्सन लॉटरी जीते, है ना। तो क्या होता है यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज होता है ना। मान लीजिए एक कोई पर्सन है ना, कोई पर्सन 1 है और कोई पर्सन 2 है ना। तो पर्सन 1 के लिए क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी आइदर पी हो सकता है, और पर्सन 2 के लिए जो प्रोबेबिलिटी है या तो 1 माइनस पी हो सकता है या फिर पी हो सकता है। मतलब दोनों पर्सन के लिए जो प्रोबेबिलिटी है क्या हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। तो यूटिलिटी थ्योरी में जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर यूज होता है। आ रहा है सभी को समझ में? Yes, sir. हम्म, यस। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ अलग अलग एग्जॉइम्स रहते हैं या फिर जो हम बोल सकते हैं अलग अलग कॉम्बिनेशंस रहते हैं। ठीक है, तो यूटिलिटी थ्योरी के लिए कुछ एग्जॉइम्स जैसे कि ए बी और सी के साथ हम लोग क्या करते हैं, कुछ सिंबल्स यूज करते हैं, जैसे एंड का सिंबल हो गया, और का सिंबल हो गया, इक्विवेलेंसी का सिंबल हो गया। इन सारे सिंबल्स को हम क्या यूज करते हैं, इन सारे सिंबल्स को यूज करने के साथ साथ हम उसमें क्या बनाते हैं, एक्सॉइम्स बनाते हैं। ठीक है, यानी कि एक हो सकता है आपका कंटिन्यूटी भी हो सकता है ना। कंटिन्यूटी का मतलब ये है कि जैसे दो अलग अलग पर्सन्स हैं, है ना। एक का नाम है ए और एक का नाम है सी, है ना। एक का नाम है ए और एक का नाम है सी। दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों किसी ना किसी लॉटरी में दोनों ने क्या किया, पार्ट लिया है, लॉटरी का टिकट दोनों ने खरीदा है। ठीक है, तो यदि मान लीजिए ए के लिए जो प्रोबेबिलिटी है पी, है ना, ए के लिए जो प्रोबेबिलिटी है वो मान लीजिए पी है, तो सी के लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है, आइदर 1 माइनस पी हो सकता है। ठीक है, और उन दोनों के बीच में, ए और सी के बीच में जो एक स्टेट है, कोई भी एक स्टेट आ सकता है ना। वो स्टेट ये हो सकता है कि ना तो ए जीते और ना तो सी जीते, है ना। हो सकता है कोई तीसरा रैंडम यूजर जीते। ऐसा पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, ये बताइए। है sir. हाँ, क्योंकि जरूरी नहीं है कि यदि लॉटरी में मतलब कोई दो यूजर पार्ट ले रहे हैं तो और यूजर पार्ट नहीं लेंगे, और यूजर भी पार्ट लेंगे उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर आपके कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं, जैसे कि कंटिन्यूटी, ट्रांजिटिविटी फॉलो होता है, ऑर्डरेबिलिटी फॉलो होता है, सब्स्टिट्यूबिलिटी होता है, डीकम्पोजिबिलिटी। ठीक है, अब डीकम्पोजिबिलिटी को थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, डीकम्पोजिबिलिटी का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर दो यूजर ने, है ना, दो यूजर ने जो है एक साथ, है ना, दो यूजर ने जो है एक से ज्यादा लॉटरी में हिस्सा लिया है ना, एक से ज्यादा लॉटरी में हिस्सा लिया है। और यहाँ यहाँ तक आ रहा है सभी को समझ में? Yes, sir. हाँ, मतलब दो यूजर्स ने एक से ज्यादा लॉटरी में हिस्सा लिया है, तो क्या होता है, या तो उनके जो लॉटरी जीतने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा, है ना। क्यों? ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि जैसे उन्होंने दो लॉटरी में पार्ट लिया है ना, तो हो सकता है कि यदि सारे नंबर्स आपस में मैच करते
है ना, सारे नंबर्स जो है लॉटरी के, दोनों लॉटरीज के नंबर कॉमन है ना, मतलब कुछ डिजिट्स कॉमन है, तो उनके जीतने का जो प्रोबेबिलिटी है कम या ज्यादा हो सकता है। आ रहा है सभी को समझ में? यस सर। ठीक है, तो देखिए इसको हम थोड़ा और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो पहला तो ये जो हमने आपको एग्जांपल बता दिया वो बताया था लॉटरी वाला, ठीक है। अब दूसरा जो हमारा मनी वाला एग्जांपल था उसी को एक बार हम थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो शुरुआत में जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो 100 रुपए था वो ग्रो करते करते टाटा स्टील के केस में कहाँ तक पहुंच जा रहा था, 140 तक पहुंच जा रहा था, है ना, मान लीजिए लगभग पहुंच गया था। तो हो सकता था कि या तो हम उसको 140 पे जाके बेचते, या फिर 140 से पहले बेच सकते थे, ठीक है। तो हो सकता है जब वो शेयर 100 से 104 पहुंचा तब हमने उसको बेच दिया। बेचने के बाद हमने बजाज का खरीदा शेयर, और फिर हमने यहाँ से एक्सपेक्टेशन किया कि ये जो 104 में हमने इसको खरीदा है बजाज को, अब ये जो ग्रो करते करते जो है 200 तक पहुंच जाए, ऐसा हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बताइए। कर सकते हैं सर। हाँ, ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन लेकिन जो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या होगा, फाइनल रिजल्ट जो जरूरी नहीं कि हम एक्सपेक्टेशन तो कर रहे हैं कि वो 200 तक पहुंच जाए, है ना, लेकिन अब यहाँ पर भी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जो हमने 104 यहाँ पर 104 लगा के बजाज का खरीदा है ना, हो सकता है या तो हम उसमें 104 प्लस 104 गेन कर लें, या फिर जो हमारे पास 104 है ना, जो हमारे पास 104 है वो भी पूरा का पूरा क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। दोनों तरीके का हमारे पास सिचुएशन है ना। आ रहा है सभी को समझ में? यस सर। हम्म। तो देखिए यदि मान लीजिए अब 104 जो है ग्रो करते करते जो है अप्रोक्सीमेटली 204 या 208 तक पहुंच गया है, तो हम क्या, हमारा क्या एक्सपेक्टेशन रहेगा, या तो हम उस जो 208 पे लाके उसको बेच देंगे, या फिर हम और इंतजार करेंगे कि वो और बढ़ता रहे, है ना, और बढ़ता रहे। इसका कहने का मतलब ये है कि यदि हमारा जो मॉनेटरी वैल्यू है ना, मॉनेटरी वैल्यू जो है वो एज पर द कंडीशन, है ना, एज पर द कंडीशन क्या हो सकता है, बार बार बदल सकता है, ठीक है। यदि हम 104 को सबसे शुरुआत में ये मान के चल रहे हैं कि हमको उसको 208 तक लेके जाना है, तो हमारा जो इनिशियल मॉनेटरी वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 208, ठीक है। अब इसके बाद यदि हमारा जो डिसीजन है वो चेंज हो जाएगा, कि डिसीजन जो है वो क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। या तो हम 208 पे लाके उसको बेच देंगे, या फिर हम थोड़ा और वेट करेंगे कि वो और कितना ग्रो हो सकता है ना। तो यदि हमारा जो एक्सपेक्टेशन है, हाँ, यदि हमारा जो एक्सपेक्टेशन है, मान लीजिए वो एक्सपेक्टेशन एक कांस्टेंट फॉर्म में है, यानी कि उसके जो, जैसे कि पहले हमारा एक्सपेक्टेशन था कि जो 104 है वो 208 तक जाए, है ना, फिर हम उसमें मान लीजिए एक और एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि ये जो 208 है ये प्लस और 104 हो जाए, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा मॉनेटरी वैल्यू है वो क्या होते जा रहा है, प्लस 104 होते जा रहा है। तो इसका यदि जो कर्व बनेगा, है ना, इसको यदि आप किसी कर्व फॉर्म में बनाओगे, है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका 208 तक पहुंचने के बाद जो कर्व होगा वो क्या होता जाएगा, फ्लैट होता जाएगा। क्यों फ्लैट होता जाएगा, क्योंकि हमारा हायर मॉनेटरी वैल्यू तो आ रहा है, लेकिन मॉनेटरी वैल्यू का जो नेचर है ना, मॉनेटरी वैल्यू का जो नेचर है वो क्या है, एक रेगुलर इंटरवल पे है। आ रहा है सभी को समझ में? हेलो? यस सर। ठीक है। तो ये तो आपका ऐसा हम बोल सकते हैं बेस्ट बेस्ट केस, अच्छा केस है ना। अब इसका देखिए रिवर्स केस भी हो सकता है ना। एक और हम आपको बताते हैं, जैसे कि मान लीजिए जो हमने टाटा स्टील का खरीदा था 104 रुपए में, सॉरी बजाज का खरीदा था 104 रुपए में शेयर, है ना। तो ये भी पॉसिबल है कि जो वो 104 का शेयर है ना, 104 का जो शेयर है वो बढ़ तो रहा है ना, बढ़ तो रहा है, लेकिन एकदम कुछ पैसे बढ़ रहा है ना। 104 रुपए, 104 रुपए 0 पैसे में सपोज हमने खरीदा था, है ना, तो वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, एकदम बहुत धीरे धीरे बढ़ा है। 104 रुपए 2 पैसे, 104 रुपए 6 पैसे, 104 रुपए 7 पैसे, है ना। तो इतना जो कम डिफरेंस रहता है ना, इतना जो कम डिफरेंस रहता है
है ना। तो हमारे पास दो ऑप्शन है ना। या तो हम इतने कम डिफरेंस को भी कैलकुलेट करें, या तो हम उसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ वैल्यू में तो ज्यादा फर्क पड़ नहीं रहा है ना। वैल्यू में क्या हो रहा है, ज्यादा फर्क पड़ नहीं रहा है। आ रहा है सभी को समझ में? यस सर। हाँ, कहने का मतलब ये है कि यदि यदि हमारा जो 104 रुपए है उसमें धीरे धीरे बढ़ रहा होगा, बहुत ही कम पैसा बढ़ रहा होगा, तो क्या होगा, हमारा जो एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है ना। अब लगातार यदि हम उस रिजल्ट को मॉनिटर करते रहेंगे तो हम ये सोचेंगे यार ये जो 104 है ये ज्यादा तो बढ़ेगा नहीं, हो सकता है ये 104 जो है 104 पे ही रहे, क्योंकि ज्यादा तो बढ़ नहीं रहा है ना। तो जब हमारा स्टेट ऑफ माइंड में ये चीज वैल्यू ये बात आ जाएगी कि 104 जो है यहाँ पे ज़्यादा बढ़ नहीं पा रहा है, और हो सकता है या इतने पे आके ख़त्म हो जाए, तो उसको बोलते हैं श्योर आउटकम। श्योर आउटकम मतलब 104 हमने लगाया है तो 104 तो हमको मिलना ही मिलना है ना, मिलना ही मिलना है। लेकिन उसके बाद वो कितना आगे बढ़ेगा, है ना, उसके चांसेस जो है कम होते जाएंगे, क्योंकि जो भी यहाँ पर हमारा डिसीजन होता है ना, जो भी हम फाइनल डिसीजन लेते हैं वो किस बेसिस पे लेते हैं, पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे लेते हैं, है ना। जनरली हम क्या करते हैं, पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही क्या करते हैं, हम उसको प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है। तो यदि वो 104 से बहुत हल्का हल्का धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, तो उसके कर्व में जो है ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, है ना, उसके कर्व में जो है ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। आ रहे सभी को समझ में? यस सर। तो हाँ, तो इस तरीके से आपका यूटिलिटी फंक्शन जो है काम करता है। आया सभी को समझ में? बताइए। यस सर। हम्म। और किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। और किसी को कुछ पूछना है? नो सर। हम्म। ठीक है, तो देखिए इस टॉपिक के बाद, है ना, आपके जो फोर्थ यूनिट है इसमें तीन टॉपिक बचेंगे। एक बचेगा आपका बेस एस्टिमेटर बचेगा, एक बचेगा बायस एंड वेरिएंस, और एक और बचेगा पैरामेट्रिक क्लासिफिकेशन। सभी को समझ में आया आज का टॉपिक? यस सर। हाँ, भी आकांक्षा आपको समझ में आया? यस सर। हम्म। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग पढ़ाई वढ़ाई पढ़ाई करिए। सर एक डाउट है। हाँ, बोलिए। सर जो 108 रुपए 204 रुपए में कन्वर्ट हो रहा है सर, उसका ग्राफ फ्लैट क्यों होगा? फ्लैट इसलिए होगा क्योंकि ये जो वैल्यू है ना, जो 104 का 208 हो रहा है ना, यहाँ पे जो हम यूटिलिटी से जुड़ा हुआ जो भी ग्राफ बनाएंगे वो वैल्यूज के बेसिस पे नहीं बनाएंगे, वो इस बेसिस पे बनाएंगे कि वैल्यूज में जो चेंजेस हो रहे हैं, है ना, वो आपका रेगुलर इंटरवल पे हो रहा है कि डिफरेंट इंटरवल पे हो रहा है। यानी कि 104 प्लस 104 हुआ, है ना, 104 प्लस 104 हुआ, तो वो 208 ही हुआ। यदि 208 के बाद वो प्लस 104 ना होके 102 होगा, तभी आपका जो ग्राफ होगा वो थोड़ा बदलेगा। क्योंकि यहाँ पे जो हम यूटिलिटी फंक्शन के लिए जो जो भी ग्राफ या कर्व ड्रॉ करेंगे, वो हम क्या करेंगे, इंटरवल के बेसिस पे करेंगे। यानी कि हमको कितना, यदि आप सिंपल भाषा में बोलो तो हमको कितना प्रॉफिट हो रहा है उसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ना कि जो हमारा फाइनल वैल्यू आ रहा है उसको कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? यस सर। कहने का मतलब ये है, हमने लगाया 104, है ना, हमको फाइनल कितना मिला, वो बढ़ के 208 मिला, यानी कि वो 104 कितना बढ़ा, 104 बढ़ा, है ना। यस सर। ठीक है, तो उस हिसाब से ये चीज बनता है। ठीक है। देखिए इसका जो आपका ओरिजिनल, यदि आप इसका नोट्स देखेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहेगा। हमने उसी को जो है इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। ठीक है। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है? हेलो। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए आप लोग। नो सर। हाँ, तो थोड़ा देर रुकिए, मैं यहाँ पर अटेंडेंस के लिए स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं एंड करूँगा, तब तक अभी लोग सभी लोग इसमें ज्वाइन रहेंगे। ठीक है, अभी ज्वाइन रहेंगे आप लोग, थोड़ा एक यस मिनट।
हाँ, सभी को आप लोग को ऑनलाइन क्लासेस का टाइम टेबल मिल चुका था ना? यस सर, यस सर। हाँ ठीक है, तो उसी टाइमिंग के हिसाब से आप लोग क्लासेस को ज्वाइन करें, ठीक है? ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।